दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन भक्त पर। आज का वीडियो बहुत खास विषय पर है। अपनी बेटी का विवाह कौन से परिवार में नहीं करना चाहिए। गलत जगह किया गया विवाह बेटी के जीवन की सभी खुशियां छीन लेता है और उसे गरीबी के रास्ते पर ले जाता है, चाहे फिर उसका विवाह कितने भी धनी परिवार में क्यों ना हुआ हो। प्रिय मित्रों, एक बार इसी समस्या को लेकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, एक पिता अपनी पुत्री को कितने प्यार से पालता है, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहता है, और आप भी तो कहते हैं कन्यादान महादान है। हे प्रभु, फिर पिता के किस निर्णय के कारण उनकी पुत्री के भाग्य में दुख आते हैं? कौन से घर में अपनी पुत्री की शादी नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपकी सभी शंकाओं का हल मैं एक कहानी के माध्यम से देता हूं, जिससे आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे पार्वती, आप इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उसकी पुत्री के जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और उसे एक सुखी और समृद्ध परिवार की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, आपको पता होगा कि अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है, इसलिए अगर आप इस कथा को छोड़कर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस कहानी को बीच में छोड़कर ना जाए। प्रिय मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है। एक विशाल नगर में एक चमपुरा नामक गांव था। उसे गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मदन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिस कारण से वह एक अमीर व्यापारी सोहन के खेतों में काम किया करता था। मदन के एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मेनका था। मेनका प्रतिदिन अपने पिता के लिए खेत में दोपहर का भोजन लेकर जाया करती थी। जैसे जैसे मेनका बड़ी होने लगी, व्यापारी सोहन ने देखा कि मेनका एक सर्वगुण संपन्न लड़की है, जो अपने पिता का हर काम में हाथ बटाती है, अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करती है। उसने सोचा कि काश इस लड़की का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाए तो मेरे पुत्र का जीवन ही सुधर जाएगा। हे पार्वती, सेठ ऐसा सोचकर एक दिन मदन से कहता है, सुनो मदन, मुझे लगता है तुम्हारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। तुम कोई अच्छा घर देखकर इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? तब मदन हिचकिचाते हुए कहता है, सेठ जी, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे घर में कर सके, इसीलिए मैं दिन रात काम कर अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं। तभी सेठ कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो मदन, तुम्हारी पुत्री मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ करूंगा। इतना सुनकर आसपास के किसान भी कहने लगते हैं, हाँ सेठ जी, मदन की पुत्री अपने माता पिता के प्रति बहुत मददगार और दयालु है और उसका व्यक्तित्व अनोखा है। मदन, तुम्हारी बेटी तो बहुत बुद्धिमान और सुंदर है। तुम्हें ऐसी बेटी पाकर गर्व महसूस करना चाहिए। ऐसी बेटी सच में किसी अच्छे कर्मों से मिलती है। तुम्हारी पुत्री मेनका जिस घर में भी जाएगी वहां खुशहाली और समृद्धि ले आएगी। किसानों की बात सुनकर सेठ सोहन अपने पुत्र का विवाह मदन की पुत्री के साथ करने के लिए हां कर देता है और कहता है, मदन, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ होगा। सेठ सोहन अपने घर जाकर अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सारी बातें बताता है कि उसने मदन की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करने के लिए हां कर दी है और अब कुछ ही दिनों में अपने पुत्र कमल का विवाह मदन की पुत्री के साथ करेंगे। जब सेठानी भूरी देवी और उसके बेटे कमल ने यह बात सुनी तो उन दोनों ने सेठ को बहुत भला बुरा कहा। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। कमल ने कहा, पिताजी, ऐसा लगता है
जैसे आप बूढ़े हो गए हैं और स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रहे हैं। अब आप सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते। आप चीजों को उचित रूप से नहीं देख सकते। वह एक नौकर की बेटी है। मैं सेठ का बेटा होकर उस नौकर की बेटी के साथ शादी करूंगा। क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? सेठ ने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारा विवाह एक विनम्र और चरित्रवान लड़की से करवा रहा हूं। तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है कि कौन सी लड़की घर को सुखी करती है और कौन सी लड़की घर को बर्बाद कर देती है। मदन की पुत्री हमारे घर में सुख शांति लाएगी। वह एक सुकुशल कन्या है। ऐसी पत्नी किसी को भाग्य से ही प्राप्त होती है। सेठ ने आगे कहा कि ऐसी लड़कियां घर को स्वर्ग बना देती है। यह सुनकर सेठ की पत्नी और बेटा दोनों यह कहते हुए अपने कक्ष में चले गए कि बुढ़ापे में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पिताजी ने उचित और अनुचित की समझ खो दी है। कमल अपनी माता से कहता है, मैं कभी ऐसी छोटी लड़की से विवाह नहीं करूंगा जो हमारे घर की मान मर्यादा को भंग कर दे। सेठ बिना किसी की बात सुने बेटे की शादी कराने लिए तैयार हो गया और शादी की व्यवस्था कर दी। मेनका के पिता मदन को चिंता सताने लगी कि वह अपनी पुत्री का विवाह किस प्रकार करेगा। उसके पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वह सब तैयारी कैसे कर पाएगा? यदि किसी प्रकार की कमी रह गई तो वह रिश्ता तोड़ ना दे। हे पार्वती, सोहन एक अच्छा व्यक्ति था। उसने गुप्त रूप से एक नौकर को पैसे देकर मदन के घर भेजा और कहा कि इसका उपयोग शादी में मेहमानों की सेवा के लिए कर ले और उन्हें बेटी की शादी के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मदन को जब सेठ के दिए हुए पैसे प्राप्त हुए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि सेठ जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में भी मेरी सहायता की थी और आज भी वह मेरी पुत्री के विवाह में मेरी सहायता कर रहे हैं। हे पार्वती, तुम इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। हर पिता अपनी पुत्री को देने में यही पर गलती कर देता है। वह यह तो देख लेता है कि उसके परिवार वाले कितने अच्छे हैं, उसके परिवार में रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन वह यह कभी नहीं दिखाता कि जिससे वह अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है वह व्यक्ति उसकी पुत्री के लायक है भी या नहीं। वह मनुष्य उसकी पुत्री से प्रेम करता भी है या नहीं। हे पार्वती, मदर ने यहीं पर गलती कर दी। उसने यह नहीं देखा कि जिसे वह अपनी पुत्री दे रहा है वह उसकी पुत्री से प्रेम करता है या नहीं, वह उसकी पुत्री के लायक है या नहीं, वह उसकी पुत्री को खुश रख सकता है या नहीं। वह केवल उसके पिता की अच्छाई को देखकर अपनी पुत्री को दे देता है। हे प्रभु, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आगे कुछ भयानक कार्य होने वाला है। जल्दी आप मुझे आगे की कहानी सुनाइए। हे पार्वती, अब तुम आगे की कहानी सुनो जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा हृदय भी दहल उठेगा। मदन ने सेठ से प्राप्त पैसों से अपनी पुत्री के विवाह की सभी व्यवस्थाएं कर दी और सेठ भी किसी प्रकार अपनी पत्नी और पुत्र को समझाकर विवाह के लिए मना लेता है। और कुछ दिनों बाद सेठ अपने बेटे की बारात लेकर मदन के घर पहुंचा। मदन ने सबकी खातिरदारी बहुत अच्छे से की और अपनी बेटी की शादी कर खुशी खुशी विदा किया। जाने से पहले मदन ने अपनी बेटी से कहा कि वह हमेशा अपने परिवार की इज्जत करें, उनके मान सम्मान का आदर करे। उन्हें यह एहसास कभी न होने दे कि तुम एक छोटे परिवार की बेटी हो। तुम ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे उनका दिल दुखे। फिर मदन ने अपनी बेटी को विदा किया। सेठ बड़ी खुशी खुशी अपनी नई बहू को घर ले आया। सास भूरी देवी अपनी बहू के प्रति अच्छी नहीं थी और वह हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। मेनका प्रताड़ना सहते हुए भी अपने पिता की इज्जत के लिए सास के हर जुल्म को सहती थी।
पति कमल भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, क्योंकि वह किसी अन्य महिला से प्रेम करता था और वह उससे ही शादी करना चाहता था। लेकिन उसके पिता ने उस पर मेनका से शादी करने का दबाव डाला। यदि वह मेनका से विवाह नहीं करेगा तो वह उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, जिससे उसे मजबूरी में आकर मेनका से शादी करनी पड़ी। एक दिन कमल ने अपनी मां को बताया कि वह दूसरी लड़की से प्यार करता है और वह बहुत सुंदर और एक अमीर घर की लड़की है। मां ने जब अमीर घर की लड़की के बारे में सुना तो वह तुरंत ही अपने बेटे से सहमत हो गई और मां ने कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी जीवित है तुम उससे शादी नहीं कर सकते। हे पार्वती, एक समय अकाल मृत्यु आने से सेठ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिससे उसकी पत्नी और बेटे के लिए रास्ता साफ हो गया। शुरुआत में उसकी सास ने बहू के साथ बुरा व्यवहार किया और मारपीट कर उसे घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन मेनका मार खाते हुए भी उसी घर में रही। फिर मेनका की सास और पति ने एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद वह मेनका के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते थे। वे उसके प्रति बहुत दयालु हो गए और प्यार करने लगे। सास के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से मेनका आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि शायद मैंने सासू मां का दिल जीत लिया। हे पार्वती, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद सास ने बहू से पूछा कि उसे खाने में क्या पसंद है। आज उसी के पसंद का घर में खाना बनेगा। बहू ने अपनी सास को बताया कि उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। सास ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाया, लेकिन चुपके से उसमें जहर डाल दिया। बहू ने खुश होकर उसे खाया और सो गई। हे पार्वती, जहर के प्रभाव से मेनका की मृत्यु हो गई और उसकी सास और पति अपनी योजना में कामयाब हो गए। किसी ने उसके पिता को संदेश भेजा कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है। मदन को पता था कि उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। मदन ने अपनी बेटी को हमेशा अपना बेटा समझा था। मदन ने सोचा कि हो सकता है कि सेठ की पत्नी और बेटे को उसकी बेटी पसंद न हो और उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया हो। कोई योजना या साजिश रही होगी, वरना मेरी बेटी तो बहुत समझदार थी, वह कभी जहर खा ही नहीं सकती। मदन अपनी पुत्री की मौत के लिए पंचायत बुलाता है, लेकिन पंचायत में कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि उसने खुद जहर खाया है। लेकिन उसके पिता को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन उसके ससुराल वाले धनवान होने के कारण पंचायत ने भी उनकी बात नहीं सुनी। मदन ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। प्रिय मित्रों, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, इस कथा में किसका अपराध है, मेनका के ससुराल वालों का या उसके पिता का? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, माता पिता के लिए अपनी बेटी के लिए पति चुनते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका होने वाला दामाद उनकी बेटी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आता है या नहीं। उस मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वह अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव करता है, उसे ईश्वर के प्रति कितना लगाव है। अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना अच्छा विचार नहीं है जो आपके अपने घर के बहुत करीब रहता है, क्योंकि इससे परिवारों के बीच तनाव और सम्मान की कमी हो सकती है। अपनी बेटी की शादी में ज्यादा देर करना भी अच्छा विचार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करना उचित नहीं है जो आपके परिवार से अधिक धनवान या अधिक उम्र का हो, क्योंकि इससे हीनता और अनादर की भावना पैदा हो सकती है।
ऐसा पति चुनना जरूरी है जो आपकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसे खुश रखे और इसके आदर सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाए। हमें अपनी बेटियों के लिए पति चुनते समय सावधान रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार हमसे अधिक अमीर या धनवान न हो और हमें उनके कुल, जाति और अन्य कारकों पर विचार करना चाहिए। और देवी, अगर लड़की खुद कोई लड़का पसंद करती है और वह उस जाति का ना हो तो भी पिता को अपनी पुत्री की पसंद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पुत्री को उसी के साथ अपना जीवन बिताना है। ज्यादातर पिता अपनी पुत्री के लिए अमीर दामाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। दामाद चाहे फिर पुत्री का सामान करें या ना करें, एक पिता यही सोच लेता है कि दामाद अमीर है तो पुत्री खुशी खुशी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता देवी। दामाद चुनते समय हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या मेरी पुत्री उसके साथ खुश रह सकेगी? और अगर पुत्री खुद कोई लड़का पसंद करती है तो एक पिता को अपनी पुत्री की बातों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से कराई जाए तो वह लड़की कभी भी अपने प्रेमी को नहीं भूल पाएगी और उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। लेकिन हे पार्वती, पिता को यह भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पुत्री के द्वारा लिया गया निर्णय उचित है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पुत्री अपने यौवन अवस्था में कई प्रकार के गलत निर्णय लेती है। पिता को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पुत्री कभी गलत रास्ते पर न जाए। यदि एक बार पुत्री गलत रास्ते पर चली गई तो उसे वापस लाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए कहा जाता है, पार्वती संस्कारों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। यदि मनुष्य अपने पुत्र पुत्री को अच्छे संस्कार दे तो समाज की अधिकांश समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। पुत्री देने से पहले लड़के का परिवार, उनका कार्य, व्यवहार सब पर विचार करना चाहिए। पुरुष का किसी अन्य महिला के साथ कोई संबंध तो नहीं है, सबकी जानकारी लेनी चाहिए। प्रिय भक्तों, यह बात केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है। यदि किसी महिला का संबंध अन्य किसी के साथ है तो उन्हें अलग करना अत्यंत कठिन कार्य है। हे देवी, क्या अब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्नों के तो उत्तर मिल गए हैं, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आप इन पापी लोगों को क्या सजा देते हैं। एक पिता ने अपनी पुत्री को कितने प्यार और नाजुकता से पाला था और किसी ने उसे जहर देकर सदा के लिए उनसे अलग कर दिया। हे प्रभु, आप ऐसे राक्षसों को क्या सजा देते हैं? मुझे अवश्य बताइए। हे पार्वती, अब आगे की कथा मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, अभी मेरे ध्यान का समय हो गया है। प्रिय दोस्तों, आगे की कथा को पाने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए और हमें यह जरूर बताएं कि आपके अनुसार लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे और यह वीडियो अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से हमें नई नई कथाएं बनाने की प्रेरणा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब हमारी मुलाकात दूसरी कहानी में होगी। कहानी देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।